हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसका एक क्विक रिवीजन। तो जैसे कि एग्जाम आ रहे हैं तो अभी पूरा चैप्टर डिटेल में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन जितना शॉर्ट में हो सकता है इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले आता है क्या? चार्ज। चार्ज पता ही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। उसके क्या प्रॉपर्टीज है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्जेस रिपेल करता है एक दूसरे को, ये सब तो हमें पता ही है। तो सीधे चले आते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हमारा वो है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या है तो फटाफट समझते हैं। कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक चार्जेस में कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि जब सपोज यहां से दो चार्जेस हमारे पास स्पेस में, मतलब अभी फिलहाल ये वैक्यूम है, इमेजिन कर लीजिए वैक्यूम है, वैक्यूम में हमारे पास दो चार्ज है। अब दो चार्ज जब वैक्यूम में कुछ एक डिस्टेंस पे, मान लीजिए कि बीच का डिस्टेंस इनका r है, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया r, और ये हमारा Q1 और ये Q2 चार्ज है, ठीक है। ये अभी फिलहाल वैक्यूम में रखे हुए हैं, वैक्यूम में फ्री स्पेस में। तो जब ये चार्ज आपस में रखे रहेंगे, पॉजिटिव चार्जेस हो, नेगेटिव चार्जेस हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा इनके बीच में? या तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, कुछ भी होगा, मतलब एक फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स जो है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंगली दिया गया है। अब वो फोर्स क्या है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ? इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, फोर्स होगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा इन दो चार्जों के ऊपर, चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब वो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करेगा Q1 Q2 के ऊपर, पहला। और दूसरा डिपेंड करेगा इनके डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, लर्न हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या, इसको मिक्स कर देंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा कुछ इस तरह से, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारा मेन फार्मूला है जो हमें लर्न करना है, ठीक है। लाइन से देखते जाइएगा क्या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट बस उसी को कवर कर रहे हैं इसमें, जो टारगेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर का सबसे फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है? फोर्स का फार्मूला, जो कि कूलॉम्स लॉ से आया है। क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें Q1 Q2 क्या है? ये दो चार्जेस, R क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये है इनका कांस्टेंट वैल्यू, जिसमें पाई तो आपको पता ही है। और ये एप्सिलॉन 0 क्या है? ये है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि ये वैक्यूम में रखा है, तो वैक्यूम का जो कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ओके। अच्छा, इसके बाद जब किसी भी मीडियम में रहेगा, सपोज एयर के मीडियम में है, या फिर वाटर में है, या फिर डिफरेंट मीडियम में है, तो वहां पे ये एप्सिलॉन बदल जाएगा। अच्छा, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये हमारा फर्स्ट फार्मूला। अच्छा, इसके बाद अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बताया जाए, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से वेक्टर फॉर्म में क्या क्या डिफरेंस होता है, जरा उसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे इसके इस चार्ज की वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकंड चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। अच्छा, सेकंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मान सपोज कर लीजिए कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और ये दो फोर्स आपस में कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, और ये वेक्टर फॉर्म में है इसलिए ऐसे, ठीक है। तो ये था कूलॉम्स लॉ का एक ओवरव्यू। अच्छा, कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस करके अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट इस डायलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उससे पहले ये इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अच्छा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बोले या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, दोनों एक ही चीज है। वो है क्या? एप्सिलॉन नॉट जो था वो क्या था? फ्री स्पेस का था, मतलब वैक्यूम का था। वैक्यूम में अगर हमारा चार्जेस, हमारे दो चार्जेस रखे हैं, तो उसमें जो कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, कोई और मीडियम में अगर उसको रख देते हैं, सपोज एक डिफरेंट मीडियम में उसको रख दिए, तो वहां पे उस मीडियम में ये फोर्स बदल जाएगा। उस मीडियम में वो फोर्स इन दैट मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इन दैट मीडियम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जस्ट कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाएगा उस मीडियम में। अब इस मीडियम के साथ जो रिलेशन है वैक्यूम का, परमिटिविटी का, उसको हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे लिख सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू, तो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कुछ ऐसे लिख सकते हैं उसको।
दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, तो इन दैट केस अगर हमें परमिटिविटी हमारे पास दिया गया हो कि फोर्स इन वैक्यूम में उसमें क्या फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, और हमें निकालना है कि डिफरेंट मीडियम में अगर हम उसको लेके चले जाते हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि वहां पे क्या फोर्स निकलेगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये फोर्स इन दैट मीडियम निकालने के लिए जस्ट फोर्स इन वैक्यूम मतलब जो उसका फोर्स है डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, और अगर रिलेटिव परमिटिविटी से निकालना हो कि फोर्स उस मीडियम में कितना लगेगा तो हम ये यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। ये हो गया हमारा कोलॉम्स लॉ और रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, इसके बाद हम लोग चले जाते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये था पहला कोलॉम्स लॉ, इसके अंदर ही आ रहा है डायरेक्टली कांस्टेंट और ये सब इसके अंदर ही आ गया। अब सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर हमारे पास एक चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों तरफ एक रीजन बना लेगा। एक इसके चारों तरफ जो एरिया है, इस पूरे एरिया में अगर हम कोई भी दूसरा चार्ज, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, लेके आते हैं तो ये क्या करेगा, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, चाहे अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, कुछ भी हो, ये एक्सर्ट करेगा। तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसका जो रीजन है, दायरा है, उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द सराउंडिंग स्पेस ऑफ एनी चार्ज इन विच एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंसेस एनी एक्सटर्नल चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इसका कोई भी एक डिस्टेंस पे, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, इसके ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको इरेज कर देते हैं हल्का। ये हमारा चार्ज है, ये इससे थोड़ी दूरी पे इस पॉइंट पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आए तो वो कुछ एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसको अगर पता करना होगा तो इसके चारों तरफ का एक फार्मूला निकालते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, कि कौन से फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं इसके आसपास कोई आएगा तो उसमें क्या फोर्स फील होगा। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मान लेते हैं r। अच्छा, ये चार्ज है q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई क्यू, फोर्स बाई क्यू, क्यू नॉट, ठीक है। इस तरह से ना समझ के सीधा ये ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज, मतलब सिर्फ एक चार्ज है। फोर्स में क्या था, दो चार्ज था, यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज है, उस एक चार्ज के चारों तरफ का हम रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सीधा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये जो चार्ज है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जिस डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उस डिस्टेंस का स्क्वायर, बस ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉप पॉइंट है जो हमें याद रखना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम अलग अलग तरह के चार्ज रखें पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कैसा फील्ड बनेगा, उसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सपोज पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, सिंगल चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, प्लस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बाहर की साइड में, ऐसा आउटसाइड, एंड माइनस क्यू में इनसाइड, ठीक है। और अगर दोनों रहे प्लस माइनस, प्लस पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव यहां है, तो इनके बीच में कुछ ऐसा बनेगा, अट्रैक्शन होगा और फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगे इस साइड से इस साइड तक, ओके। ठीक है, ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उसको एक लाइंस के फॉर्मेट से हम समझ रहे हैं, तो वो लाइंस है ये, जिसका डायरेक्शन प्लस में बाहर की तरफ, माइनस में अंदर की तरफ। अच्छा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या है, सेम एज मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी कुछ, जैसे कि ये जो फील्ड लाइंस है ये कंटिन्यूअस कर्व्स होगा, कंटिन्यूअस लाइंस होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, इमेजिनरी लाइन है ये जो कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, ये कहां से स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे, सिंगल होंगे तो सिर्फ पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव में इनसाइड। अच्छा, ये अगर इस पॉइंट पे कहीं भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट इस फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। ये है इसके प्रॉपर्टीज कुछ, और इसी वजह से ये क्रॉस भी नहीं करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पढ़े थे कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे,
ठीक है। अच्छा, पहले एक और बताते हैं कि ये तो एक पॉइंट, 2 पॉइंट के लिए था या सिंगल चार्ज के लिए था। ये दोनों चार्ज जब एक साथ रखेंगे और दोनों चार्ज एक साथ ना रखिए, अगर हम एक लाइन चार्ज रखेंगे, सपोज ये पॉजिटिव 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 इस तरह लाइन चार्ज है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पैरेलल बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बाहर की तरफ दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, और ये नेगेटिव होता तो यही लाइंस अंदर की तरफ होते। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका फॉर्मूला। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बार रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़े, कूलॉम्स लॉ पढ़े। ये किसके लिए था, 2 पॉइंट चार्जेस अगर रखे हुए हैं, 2 पॉइंट चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा या रिपल्सन क्या होगा, उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा। उसके बाद आया एक पॉइंट चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसके आसपास के रीजन में कोई भी और दूसरा चार्ज आए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके आसपास का जो एरिया है उस एरिया का फील्ड क्या होगा, उसके बारे में पढ़े थे। थर्ड पॉइंट अगर हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है एक्चुअली, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, तो यहाँ उस लाइन से रिलेटेड है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया से कितने सारे लाइंस पास कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना हो। सपोज जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 बाहर की तरफ जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे अगर एक सपोज एरिया पकड़ लिए, ऐसे लेट कर लिए एक एरिया, कुछ ऐसा एरिया। ठीक है, अब इस एरिया से समथिंग नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे होंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, उस चीज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, फाई से। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना हो तो सपोज फ्लक्स निकालना है, वैल्यू ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है, डेल एस क्या है, डेल एस है एरिया, कि कौन सा एरिया, जिस एरिया से वो पास करेगा। एक स्मॉल एरिया यहाँ पे लिख किया है इसलिए हम वहां पे डेल एस लिख रहे हैं। तो ये स्मॉल एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, यहाँ डॉट प्रोडक्ट दिया है तो यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई डेल एस कॉस थीटा। थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे ऐसे देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा एरिया है। सपोज हमारा ये है एरिया, ठीक है, ये एरिया, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, ये थीटा तो दोनों के बीच का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का, तो इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। तो सपोज इसका जो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो होगा उस एरिया वेक्टर, मतलब इस एरिया का डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, मेरा हैंड ये एक एरिया है, तो इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इसमें जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ये होगा इस एरिया का डायरेक्शन। ठीक है, और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस साइड से ऐसे आते हुए पास कर रही हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या बना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन इस साइड है और हमारा जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी इस साइड है, तो दोनों में एंगल क्या बना, 0 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 0। तो अल्टीमेटली हमारा cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आया, ई डॉट ई डी एस, ई इंटू डी एस, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर इसका उल्टा हम एरिया को ऐसे ना रख के इसको ऐसे रख दे तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इस साइड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जा रहा है उधर। ठीक है, तो एक भी लाइन इसमें से पास करेगा, नहीं करेगा, सब इधर से उधर से निकल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दैट एंगल कितना बन रहा है इसमें और इसमें, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो अल्टीमेटली यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 0। ठीक है, तो क्लियर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। अभी तक चार्ज लेके ही रिलेट पढ़ रहे हैं, चार्ज डिस्टेंस में क्या फोर्स होगा, चार्ज के आसपास का रीजन के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने सारे लाइंस पास कर रहे हैं। डायपोल, डायपोल क्या है, डायपोल है दो चार्जेस और वो ऑपोजिट होने चाहिए। दो ऑपोजिट चार्जेस को दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को अगर हम एक डिस्टेंस में रखते हैं तो वो जो पेयर बनता है उसी को हम बोलते हैं डायपोल। बस मतलब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखे हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ रखे हैं, बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, सपोज इतना डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है दोनों चार्जेस का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना होगा, डायपोल मोमेंट इक्वल टू जो दो चार्ज है उनमें से उनका मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 2a है, तो डायपोल मोमेंट हो गया हमारा q इंटू 2a। q इंटू 2a, ये है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अच्छा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, ये था हमारा डायपोल मोमेंट। अच्छा, डायपोल मोमेंट के ऊपर बेस करके दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल क्या, डेरिवेशन समझ लीजिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसी क्विक रिवीजन में। ठीक है, तो सीधा चलते हैं उस टॉपिक पे। ये है हमारा डायपोल। क्वेश्चन ये है कि इस डायपोल के दो पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, एक इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे। तो इस डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल मतलब इनके बीच से सीधे स्ट्रेट, सेंटर से स्ट्रेट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहें कि इस पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो क्या, उसका वैल्यू क्या होगा, ये है क्वेश्चन। इस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और एक निकालेंगे कहां, एक्सियल पॉइंट में, मतलब इसके सीधे लाइन में, इस साइड या इस साइड। ठीक है, तो पहले करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल, सॉरी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ये है हमारा पॉइंट। यहां से थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये इसके बीच का डिस्टेंस है, ये इसके बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, ये टोटल 2a है, तो इसका हाफ ये a होगा, ये a होगा। अब मान लेते हैं कि इसके सेंटर वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो p में है, हमारा p पॉइंट है, p पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो r है, मान लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हो गया उसका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें कैलकुलेट करके, तो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। अच्छा, इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर, आर नहीं, पी का जो डिस्टेंस है, तो E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, प्लस के इसकी वजह से कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सेम वैल्यू है दोनों का, बस इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों की वजह से टोटल निकालना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इन दोनों का सम 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या 0 है, नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उसको वेक्टर की मदद से निकालते हैं। वेक्टर की मदद से क्या होगा, अच्छा सपोज यहाँ पे आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो नेगेटिव चार्ज की वजह से उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट P है हमारा, वो उसका वेक्टर किस साइड बनेगा, इस साइड। ठीक है, पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, रिपल्सन, मतलब फोर्स किस साइड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको देखते हैं वो कहां होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका प्लस क्यू की वजह से इसको दो कंपोनेंट में अगर डिवाइड कर दे, वेक्टर को जब हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, इसको अगर डिवाइड करें, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, एक इस साइड, इस वेक्टर को भी अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दे तो एक कंपोनेंट नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट सेम इस साइड। ठीक है, तो ये है E फॉर माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अच्छा इन दोनों का जो ये चारों कंपोनेंट है, चारों में से अप साइड जो कंपोनेंट है और डाउन साइड जो कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। डायरेक्शन ऑपोजिट ऑपोजिट है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचे कौन से, ये दोनों। अब इनका वैल्यू क्या है, कौन सा कंपोनेंट क्या है। अच्छा, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है हमारा। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा के साथ जो ये एंगल लगा है इसको क्या बोलेंगे, E cos थीटा। वेक्टर पे आपने पढ़ा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट E cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट E sin थीटा, तो E sin थीटा बस में कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, E cos थीटा। इसके लिए भी E cos थीटा, इसके लिए भी E cos थीटा, तो टोटल क्या होगा यहाँ पे, 2 E cos थीटा। तो अल्टीमेटली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आया, 2 है ना, E cos थीटा प्लस E cos थीटा कितना होता है, 2 E cos थीटा। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट
ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई नेट, तो ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस चार्ज का मैग्नीट्यूड को मान लेते हैं 2/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस क्या है इनके बीच का, कॉस थीटा। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हमारा थीटा है, तो थीटा अगर इस ट्रायंगल में हम अगर देखें तो बेस क्या हुआ, बेस है ए, हाइपोटेनस क्या है आर स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इरेज कर देते हैं इसको और वैल्यू लिख देते हैं ए बाई रूट ओवर ऑफ, यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए हम, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फर्दर अगर इसको आगे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है 2QA, तो क्या होगा ऊपर Q इंटू 2A डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा 4πε0 और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कट गया तो क्या बचा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट मतलब पावर 1/2, तो यहाँ पावर था 1/2, यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 पावर कितना होता है 3/2, तो यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा, Q इंटू 2 अभी हम पढ़े थे किसका फॉर्मूला है, डाइपोल का फॉर्मूला है, तो इसको हम डाइपोल लिख सकते हैं, तो इसको डाइपोल लिख देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया अल्टीमेटली, E इक्वल टू 1/4πε0 डाइपोल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया फॉर्मूला इक्वेटोरियल पॉइंट का, इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है इतना, बस हमें यही देखना है कि यहाँ पे वेक्टर के अकॉर्डिंगली कौन सा वेक्टर अल्टीमेटली रिजल्ट कर रहा है, तो यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि 2E cos थीटा है। ठीक है अच्छा, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सियल पॉइंट के, एक्सियल पॉइंट के लिए क्या होगा, अच्छा इसके एक्सियल पॉइंट पे मतलब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे जहां सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम R। ठीक है, तो इस डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस ये होता है एक्सियल पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सेम तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो निकालेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ड्यू टू प्लस क्यू, फॉर्मूला क्या 1/4πε0 प्लस क्यू की वजह से, तो क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा टोटल इतना डिस्टेंस हमारा है कितना r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना a, ये a है ये भी a है, टोटल 2a है ना। ठीक है, तो r में से ये बात निकाल देंगे तो इतना बचा, यानी r माइनस a का होल स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा 1/4πε0 माइनस क्यू डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो टोटल कितना होगा r प्लस a होल स्क्वायर। ये हो गया, इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हमको नेट निकालना हो तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे सिंपल, तो E नेट इक्वल टू इसको और इसको ऐड कर रहा है यहीं पे लिख देते हैं E नेट इक्वल टू माइनस क्यू की वजह से प्लस E प्लस क्यू की वजह से क्या होगा 1/4πε0, दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा Q बाई R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस Q बाई R प्लस ए होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, Q कॉमन है बाहर 4πε0। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे क्या है ए स्क्वायर और a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ 1 बाई
होल स्क्वायर। बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ये जब ऊपर आएगा तो नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे नीचे एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं दोनों का प्रोडक्ट, तो ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 RA माइनस ये उधर जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 RA, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से 2A इंटू 2, यहाँ से 2 निकाल लेते हैं, यहाँ से Q है 2Q, Q इंटू 2A, ये क्या हो, किसका फॉर्मूला होता है, डाइपोल का। तो ये हो गया 2 R 1/4πε0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस साइन है बस बाहर। ठीक है, वो माइनस साइन इसलिए है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव को ऐसे पॉजिटिव के साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक्सेल पॉइंट में, तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है। अगर इसका उल्टा ऑपोजिट कर दे कि इस पॉइंट को हम नेगेटिव साइड की तरफ रख दे एक्सेल पॉइंट में, तो उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल पॉइंट के लिए है। एक्सेल पॉइंट में अगर उसको ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वैल्यू कितना आएगा। सेम अगर इसी फॉर्मूला से और थोड़ा एक्सटेंड करके ये देखना चाहे कि अगर जो हमारा ये ए है, मतलब डाइपोल बहुत छोटा हो और पॉइंट बहुत दूर में हम कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ये जो आर है ये बहुत बड़ा हो, ठीक है, ये आर ए से बहुत बड़ा हो, जहां पे ए एकदम नेग्लिजिबल है, तो ए को ओमिट कर देंगे तो बचा क्या, आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R⁴ बचेगा आंसर। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हमारा गैप ज्यादा बड़ा होता है तो ए को फिर ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एक्सेल पॉइंट की वजह से, डाइपोल की वजह से एक्सेल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो डाइपोल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टॉर्क और डाइपोल। अभी हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट एक्सेल पॉइंट पर लिए। अच्छा, अब अगर सपोज मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को रखते हैं, तो एक डाइपोल रख देते हैं कुछ इस तरह से टिल्टेड एक पर्टिकुलर एंगल में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली इसका एंगल थीटा बन रहा है। ओके, ये दो हमारा डाइपोल, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ है माइनस क्यू चार्ज। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रखते हैं तो इसके साथ क्या होगा, प्लस क्यू जो चार्ज है जहां पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स अप्लाई होगा उस चार्ज के ऊपर, जो जिसका डायरेक्शन क्या होगा, उस तरफ, जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। सिमिलरली माइनस क्यू के ऊपर एक चार्ज एग्जर्ट होगा जिसका डायरेक्शन अपोजिट साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, तो अगर दो अपोजिट चार्जेस और दोनों सेम चार्जेस है, से इक्वल और अपोजिट चार्जेस है, तो इक्वल चार्जेस के ऊपर इक्वल फोर्स एग्जर्ट होगा, लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा। रोटेट करने लगेगा मतलब यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। वो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क कितना होगा, यहाँ पे कितना टॉर्क हो रहा है उसको हम T1 पकड़ते हैं, यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो T2 पकड़ते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू किस चार्ज पे फोर्स पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड E और चार्ज क्या है वहां पे Q, यहाँ पे QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो रोटेट करेगा टॉर्क, वो अपने किस चीज पे बेसिस करके रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास के। तो अगर हम इसके सेंटर से ये टोटल डिस्टेंस जो माइनस Q, ये जो टोटल डिस्टेंस होता है ये कितना होता है 2A, तो इसका हाफ कर लेंगे तो ये क्या होगा A और ये, सिमिलरली इसका हाफ यहाँ से, अगर हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो कितना होगा, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो ये जो डिस्टेंस हमारा ये कितना होना चाहिए, अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ एंगल अगर थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं इसको हम A B C नाम दे देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर है मतलब
ए बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ए सी। ए सी का वैल्यू ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है एक्चुअली ए, तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ए साइन थीटा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा। अच्छा यहाँ भी सेम है, इसके ऊपर भी फोर्स क्या एक्सर्ट होगा क्यू ई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा यहाँ से वो भी सेम ही होगा ए साइन थीटा। तो इसको हम डबल कर देते हैं, दोनों सेम सेम है 2 QE ए साइन थीटा, इसमें डॉट डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस पूरे को अगर हम ऐसे लिखे E इंटू क्यू इंटू 2A साइन थीटा, यहां से Q इंटू जो 2A है ये किसका फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट लिख देते हैं P डायपोल मोमेंट E साइन थीटा। ये है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला टॉर्क का। टॉर्क का एक और फॉर्मूला बन सकता है यहां से, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। ये किसका फॉर्मूला हुआ, टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। तो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज रिंग है, ओके, तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक चार्ज रिंग है, प्लस 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 चार्ज है, पूरे में क्यू चार्ज है, सपोज मान लेते हैं कि इस पूरे रिंग में क्यू चार्ज है। अच्छा ये है इसका सेंटर, और सेंटर से हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट। तो अगर इसके सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद, जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस है ये हमारा r, तो यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इस पॉइंट पे हम अगर निकालना चाहे कि हमारा जो ये है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, तो क्या होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लेट करेंगे यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन, तो एक छोटा सा सेक्शन, पूरा चार्ज अगर क्यू है तो इस छोटे से सेक्शन का चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा, स्मॉल चार्ज लेट कर लेते हैं डी क्यू। अच्छा अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस पी पॉइंट तक, ये हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसका रेडियस जो होगा वो होगा आर। अच्छा आर रेडियस दिया हुआ है तो उसको कैपिटल आर पकड़ते हैं, ये डिस्टेंस आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। ओके, तो यहाँ से ये 90 डिग्री है, यानी हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है कि फिलहाल पूरे रिंग से पहले हम सिर्फ इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। तो डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो रहा है फाइंड आउट करें। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ये जो पॉजिटिव, अगर मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी फोर डायरेक्शन क्या बनेगा इस साइड, ये जो अल्टीमेटली डी बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा इस साइड होगा। अब इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट हमारा इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अगर इसमें हम इस एंगल को थीटा लेट करते हैं, इस एंगल को यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, सो दिस साइड विल बी डी ई साइन थीटा एंड ई कॉस थीटा। ठीक है, ये साइड डी साइन थीटा हो जाएगा, वो साइड डी कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा इसके बाद ये इस डी क्यू की वजह से हो रहा है, इस स्मॉल सेक्शन की वजह से। डी क्यू के लिए जो यहाँ पे चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो क्या है, एक डी कॉस थीटा एक डी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब हर एक पॉइंट के लिए सेम यही चीज रिपीट होगा, तो मान लेते हैं कि इसी के जैसा एक डी क्यू यहाँ भी है, तो इस पॉइंट के लिए भी यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक डी ई कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा ऊपर। तो जो डी साइन थीटा बनेगा वो नीचे वाले डी साइन थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स बनेंगे, जितने भी अगर हम अलग अलग कंपोनेंट पोर्शंस लेते हैं, तो उसके लिए जो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट हर बार एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डी ई कॉस थीटा। इसीलिए ये वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है, बच रहा है हमारे पास डी ई कॉस थीटा ओनली। तो भी इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डी कॉस थीटा का इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे।
अच्छा, तो यहाँ पे इसको पहले मेंशन करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों सेम हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अच्छा इसके बाद क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, cos थीटा का वैल्यू थीटा, अगर ये थीटा है तो cos थीटा का क्या वैल्यू होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है यहाँ पे r, हाइपोटेनस क्या है, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो cos थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r बेस और हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, इसका होल स्क्वायर भी होगा। ओके, अच्छा फिर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे रूट ओवर और स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पावर क्या बचा 1, यहाँ पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, तो यहाँ क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा, पूरा क्यू चार्ज जो टोटल चार्ज है इसमें, तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या बचा, ओ एक आर छूट गया यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का टू द पावर 3/2। ओके, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस रिंग। ठीक है, इस रिंग में जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये जो आर है इस डिस्टेंस को बहुत ज्यादा दूर तक लेके चले जाए, एक्सेल पॉइंट को एकदम यहाँ से लेके इतनी दूर लेके चले जाए कि रेडियस के कॉम्पिटिशन में ये बहुत बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे ये जो रेडियस है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हम क्या पकड़ सकते हैं 0, कैपिटल आर को हम तब पकड़ सकते हैं 0, तब हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे करते हैं, तो एट दैट पॉइंट जब हमारा वहां से क्या सबसे यहाँ पे जो आर है, ये आर बहुत बहुत बड़ा है रेडियस से मान लेते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाई, ये जो आर है ये क्या हो जाएगा 0, तो बचा सिर्फ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 क्या बचता है आर क्यूब, तो वहां पे बचेगा सिर्फ आर क्यूब, एक आर एक क्यूब कट गया, स्क्वायर बचा, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये है, ये आएगा, ये तब होगा जब ये एक्सेल पॉइंट बहुत बड़ा हो जाए कंपेरेबल टू दिस, और ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये अगर पॉइंट बहुत दूर चला जाता है तो ये रिंग जैसा नहीं रहेगा, ये पॉइंट चार्ज जैसा बन जाएगा, तो पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव कर रहा है, उसके बाद जब ये बहुत पास रहेगा जहां रेडियस का थोड़ा सा वैल्यू है, मतलब जहां ये रिंग जैसा लग रहा है वहां पे इसका फार्मूला ये बन जाएगा, और जब बहुत दूर चला जाएगा तो ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये था रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके बाद सीधा चले जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या होता है, गॉस थ्योरम सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए होता है, ठीक है, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो एक इजीली इसको समझते हैं कि फ्लक्स, हम इसके पहले फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो हमारा फ्लक्स का बेसिक फार्मूला क्या था, तो हमारा फ्लक्स का जो फार्मूला था टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, ये पढ़े थे हम फ्लक्स का फार्मूला। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए गॉस थ्योरम में ये बोल रहा है कि अगर वो सरफेस क्लोज्ड है, ठीक है, और उसमें से हम देखना चाहते हैं कि कितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कितने सारा फ्लक्स पास कर रहा है, तो फ्लक्स निकालना है वहां पे, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगा, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब वो जो सरफेस उसको इनक्लोज करके रखा है, ठीक है, इनटू क्यू, तो क्या हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली यही है गॉस लॉ का फार्मूला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, इसको समझने के लिए इस फार्मूला को एक चार्ज बनाते हैं। सपोज एक चार्ज हमारा है क्यू चार्ज, तो ये हमारा क्यू चार्ज है। अभी क्या बोले थे, इसको एक क्लोज सरफेस इनक्लोज करना चाहिए,
तो इसको क्लोज सरफेस एक स्फीयर से इनक्लोज कर देते हैं, चारों तरफ से एक पूरा स्फीयर से एक चार्ज को इनक्लोज कर देते हैं, इनक्लोज हो गया। ओके, अब समझने के लिए एक छोटा सा एरिया, यहां पे एक छोटा सा एरिया ds, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किधर जाता है, बाहर की तरफ जाता है सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहां से पास कर रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया है, और इस एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी ई का और डीएस का दोनों का डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड, बाहर की तरफ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे फ्लक्स कितना हो रहा है, इस छोटे से जगह में फ्लक्स कितना निकल रहा है हमारा, तो छोटे से जगह में फ्लक्स कितना निकलेगा, डी फाई इक्वल टू ईडीएस, मतलब ईडीएस कॉस थीटा, तो ई डॉट डीएस है, यानी ई डीएस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या बन रहा है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, एंगल क्या हो गया, जीरो, तो यहाँ पे कॉस जीरो, यानी अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, ईडीएस, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, तो बचा ईडीएस। अच्छा, इस छोटे से जगह के लिए अब हमको पूरा एरिया का चाहिए कि पूरे एरिया में से कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स कितना है टोटल। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों साइड, पहले फिलहाल डी फाई इक्वल टू हमारा क्या आया, ई डी एस। अब दोनों साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाई नेट टोटल जो फ्लक्स है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4πε0 Q बाई, यहां से डिस्टेंस को मान लेते हैं, आर ही मान लेते हैं, डिस्टेंस है रेडियस, जो यहाँ का रेडियस है आर, तो रेडियस आर स्क्वायर इंटू डी एस। ओके, अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब डीएस का इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा जो स्फीयर है उसका वो आ जाएगा, तो पूरे स्फीयर का हमारा जो स्फीयर का एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होता है, 4πr², तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 4πr²। अब ये 4πr² कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 4π कट गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यही बता रहा है कि गॉस थ्योरम में जो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, अगर वो एक क्लोज्ड सरफेस में इनक्लोज्ड है तो सीधा डायरेक्टली हम उस पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट करके उसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो हमने गॉस थ्योरम पढ़ा अभी। अब गॉस थ्योरम के ऊपर बेस करके कुछ इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहां कहां यूज कर सकते हैं, इसके रिलेटेड कुछ प्रूफ्स देखते हैं जो कि यूजफुली आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ कैसे निकाल सकते हैं। कि कूलॉम्स लॉ क्या था हमारा, कूलॉम्स लॉ ये था कि फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r², ये हमने पढ़ा था। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो प्रूफ होता है कि नहीं, हाँ, तो कूलॉम्स लॉ को यहाँ से प्रूफ करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ के लिए एक सपोज एक चार्ज प्लस Q पकड़ते हैं, सेम पहले ऐसा, इसको एक सरफेस से इनक्लोज करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब बाहर की तरफ ऐसे जा रही हैं, ये हमारा एरिया जो है वो है ds, छोटा सा एरिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, गॉस फ्लक्स जो है हमारा, फ्लक्स टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। फ्लक्स का ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E ds, ये होता है फ्लक्स का फार्मूला, E डॉट ds इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, E डॉट ds को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, E ds क्या है, ds का पूरा सरफेस एरिया को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, S मतलब पूरा सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया कितना है 4πr², तो E इंटू 4πr² इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आएगा E इक्वल टू 4πr² नीचे लेके जाएंगे तो 1/4πε0 हो गया, r² को इधर लेके आते हैं तो Q बाई r² आ गया, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में क्या रिश्ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय Q, या फिर फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q। तो यहां से अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स F इक्वल टू क्या हो गया, Q, तो एक Q डैश देते हैं इसको, तो Q डैश इंटू 1/4πε0 Q बाई r², क्या हुआ, F इक्वल टू 1/4πε0
क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ यही कहता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम से उसका प्रूफ था। अच्छा, टाइम ना वेस्ट करके नेक्स्ट ये था फर्स्ट इसका एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हमारा क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास इनफिनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर प्लस 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 इनफिनाइट लंबा। ठीक है, एक चार्ज कंडक्टर है इनफिनाइट लॉन्ग। अच्छा, इसके बाहर किसी एक पॉइंट में अगर इस कंडक्टर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कि सपोज इससे इसके बाहर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इसके वजह से ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड के चार्ज कंडक्टर की वजह से अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली समझते हैं इसको। ठीक है, तो उसके लिए हम जब गॉस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा। तो इसको क्लोज करने के लिए हम सिलिंड्रिकल क्लोज इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्लोज सरफेस बना लिया इसके चारों तरफ, जिसका लेंथ मान लेते हैं L। ओके, और इसका जो रेडियस है उसको R मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये कितने डिस्टेंस से बना है कि यहां से एक पर्टिकुलर R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, कितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालना चाहते हैं R डिस्टेंस पे। ओके, तो यही उसका रेडियस बन गया, उसके अकॉर्डिंगली ही हम पूरा सिलेंडर बनाए हैं। अच्छा, तो अब यहां से फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे सरफेस कितने हैं टोटल हमारे पास, कितने तरह के सरफेस है? 3 सरफेस है, 3 एरिया है। एक ये वाला एरिया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। मान लेते हैं नंबर 1 एरिया, नंबर 2 एरिया, नंबर 3 एरिया। अप साइड एक चारों साइड में और एक डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो गॉस थ्योरम कहां लगा सकते हैं? फ्लक्स निकालने के लिए। अब यहाँ पे इस अकॉर्डिंगली इस अंदर जो कंडक्टर है इसके वजह से बाहर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू यहां से जितने फ्लक्स निकाल रहे हैं, फ्लक्स 1 से प्लस 2 से प्लस 3, तीनों का एडिशन। अच्छा, तीनों का एडिशन। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला जो नॉर्मल गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली नहीं है। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई ds, ये सब कुछ एक स्मॉल सरफेस मान के चलते हैं, cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds s1 s2 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds3 cos थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है बाहर की तरफ लाइन में, ये हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, इस एरिया का जो टॉप में है उसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? अप साइड। एरिया ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? 90 डिग्री ऐसे ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर, तो इसमें और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो फर्स्ट सरफेस के लिए cos थीटा क्या हो जाएगा? cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0, यानी ये पूरा 0 हो गया। अच्छा, 3 के लिए नीचे वाले सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर डाउनवर्ड्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड, यानी एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू 0, यानी ये भी टोटल 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? सिर्फ ये सरफेस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन है दोनों का, तो 0 डिग्री बनेगा वहां पे, यानी वैल्यू हो जाएगा cos थीटा का कब 1। तो बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ई ds2 बस। अच्छा, यहां से क्या बना? ई इंटीग्रेशन ऑफ ds2, मतलब ये जो क्लोज सरफेस है, इंटीग्रेशन ऑफ ds2 क्या होगा? सिर्फ s2। अब ये क्लोज सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई rl। तो e इंटू 2 पाई rl, ये क्या बना? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या, अगर हम इसमें यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाते तो क्या बोलता है वो? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली टोटल फ्लक्स जो इसमें है वो क्या होता है? 1/ε0 टाइम्स, मतलब इसको हम लिख सकते हैं आप 1/ε0 टाइम्स क्या? चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब यहाँ पे कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है इस सरफेस के अंदर वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यहाँ पे एरिया वाइज नहीं है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पूरे जो इनफाइनाइट रॉड है इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है। तो उसका सिर्फ इतना सा सेक्शन में हमको चार्ज ढूंढना है कि इतने सेक्शन में कितना चार्ज है। उसके लिए क्या करेंगे? टोटल चार्ज इक्वल टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
मतलब अगर चार्ज ढूंढना है Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे हमारा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। ओके, अच्छा ये किससे आया, ये आया अभी तक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारे पास दो इक्वेशन है, दिस इक्वल टू दिस, एक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 पाई आर एल, नीचे इधर चला जाएगा तो बचा 1 बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट कर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं इसको। ओके, एल भी नीचे, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो क्या बचा लैम्डा बाई आर। ओके, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। कब, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए या फिर लॉन्ग कंडक्टर के लिए उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है, एक शीट की वजह से, तो एक शीट बनाते हैं पहले, सॉरी 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 सॉरी, ये शीट है, इसमें चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, ये एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड इसके पहले पढ़े थे लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। तो हम ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब हमें इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस पे, यहाँ पे इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम पिछली बार की तरह हमें एक क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। अगर हम गॉस थ्योरम लगाना चाह रहे तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा बनाते हैं, सपोज यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं, इसके पीछे के साइड भी, पीछे। ओके, ठीक है, एक सरफेस दे देते हैं सिलेंड्रिकल। अब यहां से इस पॉइंट पे मान लेते हैं, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का आर। और ये जो एरिया है इसको ए पकड़ के चलते हैं, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको ए मान के चलते हैं। ठीक है, ये सरफेस को एरिया मान के चलते हैं ए। ओके, अब सीट के इस पॉइंट पे, इस साइड या इस साइड कहीं भी एक आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उससे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं कि इसकी वजह से कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहे हैं, कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स के लिए तीन सरफेस अलग अलग बना लेते हैं। एक सरफेस ये हो गया हमारा फर्स्ट सरफेस, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस इस साइड हो गया। ठीक है, सेम पिछली बार जैसा। तो टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो फ्लक्स 1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 1 कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 2 कॉस थीटा। अब थीटा तो यहां होगा नहीं, अलग अलग देखते हैं क्या क्या एंगल बन रहा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 3 कॉस। देखते हैं S1 क्या, ये है हमारा फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, ये थर्ड एरिया। फर्स्ट एरिया इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस साइड है, बाहर की साइड में, और इसका एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन भी बाहर की साइड में, मतलब एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री 0 डिग्री। अच्छा, ये जो एरिया है बाहर सरफेस की तरफ, इसका डायरेक्शन कहां बन रहा है, अप साइड या इस साइड, किधर भी। इस एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया का डायरेक्शन क्या बनेगा, 90 डिग्री का। तो H2 के साथ यहां बन रहा है 90 डिग्री, और यहां तो सेम चीज रिपीट हो रहा है 0 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 90 0, यानी बचा सिर्फ EDS1 EDS2। अच्छा, S1 और S2 का एरिया कितना A, तो इंटीग्रेशन ऑफ DS1 क्या होगा A, यानी क्या बचा हमारे पास EA प्लस EA, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो यहां पे क्या आ गया, टोटल फ्लक्स 2EA। ठीक है, अच्छा ये फ्लक्स का वैल्यू निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वो होता है कि जितना हम क्लोज्ड सरफेस में चार्ज इनक्लोज करके रखे हैं उसका 1/ε0 टाइम्स ε0 टाइम्स। तो यहाँ पे फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा है, ये है
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो ये पूरा सीट तो इनफाइनाइट है, लेकिन ये कितना एरिया है, ए एरिया है। ए एरिया में इक्वली जो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है, ठीक है, वो कितने सारे हैं, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हो गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये हो गया चार्ज हमारा इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू क्या निकला है 2EA। ठीक है, ये आया कहां से, गॉस थ्योरम से। अब इसको सॉल्व करके हम E का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो E का वैल्यू क्या होता है, अच्छा A दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो E का वैल्यू क्या बचा, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला और इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आपका सेकंड चैप्टर में भी काम आएगा, इसको लर्न करके रखिएगा अच्छे से। ये जो रिजल्ट है, ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि एक सीट की वजह से, शीट के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट सीट के आर डिस्टेंस पे, सामने पीछे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज कैपेसिटर में काम आएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जब कैपेसिटर को पढ़ेंगे कि प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना हो रहा है, तो ये चीज वहां काम आएगा। ठीक है, तो ये था अब तक का एक क्विक शॉर्ट समरी फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम्स के व्यू से। तो होप कि आपको समझ में आया हो, कोशिश किया है पूरा शॉर्ट में अच्छे से समझाने का आपको। कहीं कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गया होगा तो माफ कर दीजिएगा, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अब मिलते हैं सीधा चैप्टर 2 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।